नमस्कार। आज हम बात करेंगे संचयन किताब के पहले पाठ हरिहर काका के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती है कि भाई जब लालच हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या खून के रिश्ते और धर्म की बातें सब बस दिखावा बनकर रह जाती हैं। चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये कहानी क्लास 10 की हिंदी बी की टेक्स्ट बुक संचयन का पहला चैप्टर है और यकीन मानिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों और बदलते रिश्तों का एक आईना है। अब देखिए कहानी शुरू ही एक बहुत बड़े सस्पेंस से होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जीता जागता इंसान हरिहर काका एकदम से चुप हो गया, मतलब बोलना ही बंद कर दिया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि उन्होंने हमेशा के लिए चुप्पी साध ली। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हरिहर काका की इस गहरी खामोशी के पीछे आखिर दर्द कितना बड़ा छिपा है। लेखक जब हरिहर काका से मिलने जाते हैं ना तो वो एक अजीब सी स्थिति में होते हैं। कुछ नहीं बोलते, बस एकटक कहीं दूर शून्य में देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरे हों। उनकी ये जो चुप्पी है ना ये शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है। और लेखक इस बात को बहुत अच्छे से बताते हैं। वो कहते हैं कि हरिहर काका की एक नज़र ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है। उनकी आंखें चीख चीख कर उन तकलीफों के बारे में बताती हैं जिनसे वो गुजरे हैं। ये कोई मामूली चुप्पी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हरिहर काका की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? इन सारी मुसीबतों की जड़ क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द है, जमीन। तो हरिहर काका की जो सिचुएशन है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए वो 4 भाई हैं जिनमें से एक हरिहर काका हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है और वो बिल्कुल अकेले हैं। पर उनके पास एक चीज है जो सबकी आंखों में खटक रही है, 15 बीघे जमीन, वो भी उपजाऊ। और बस यही जमीन और उनका अकेलापन, यही 2 चीजें मिलकर उन्हें लालची लोगों का एक आसान टारगेट बना देती हैं। तो इस जमीन के लिए 2 तरफ से दावेदारी हो रही थी। एक तरफ थे उनके अपने सगे भाई जो चाहते थे कि भाई जमीन परिवार से बाहर न जाए, उनके नाम हो जाए। और दूसरी तरफ थी गांव की ठाकुरबाड़ी जिसका महंत चाहता था कि काका धर्म पुण्य के नाम पर जमीन मंदिर को दान कर दें। और देखिए कहानी में ट्विस्ट कहां से आता है। पहले धोखे की शुरुआत उनके अपने ही घर से होती है। परिवार का बर्ताव ही उन्हें ठाकुरबाड़ी जाने पर मजबूर कर देता है। घर में ना हरिहर काका को कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही थी। फिर एक दिन तो हद ही हो गई, उन्हें खाने में सिर्फ रूखा सूखा भात दे दिया गया। बस उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गुस्से में थाली उठाई और सीधा आंगन में फेंक दी और घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी चले गए। अब महन तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने काका की खूब आवभगत की, गर्मा गर्म घी टपकते मालपुए खिलाए, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। फिर उन्हें समझाया कि जमीन दान कर दो, स्वर्ग मिलेगा, नाम होगा। लेकिन जब काका इन सब बातों से नहीं माने तो महंत ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर काका को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। महंत के चंगुल से किसी तरह बचने के बाद हरिहर काका को लगा होगा कि चलो अब सब ठीक है। पर उन्हें क्या पता था कि सबसे बड़ा धोखा तो अभी मिलना बाकी था, और वो भी उन लोगों से जिन्हें वो अपना कहते थे। भाई लोग बड़ी मेहनत करके काका को ठाकुरबाड़ी से छुड़ा तो लाए। शुरू में तो उनकी इतनी सेवा की, इतनी देखभाल की, पर यह सब एक नाटक था। उनकी नजर भी उसी 15 बीघे जमीन पर ही टिकी हुई थी। और फिर बिल्कुल वही हुआ जो ठाकुरबाड़ी में हुआ था। एकदम वही चीज दोहराई गई। जैसे ही काका ने अपने भाइयों को भी जमीन देने से मना किया, बस उनका असली चेहरा सामने आ गया। अरे, जो हाथ कल तक उनकी सेवा कर रहे थे ना, आज उन्हीं हाथों में हथियार थे। उन्होंने काका को मारा, पीटा और ठीक महंत की तरह जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। जरा सोच कर देखिए, ये शब्द उनके सगे भाइयों के थे। चुपचाप अंगूठा लगा दो, नहीं तो मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे। ये धमकी दिखाती है कि विश्वासघात कितना गहरा था। धर्म और परिवार दोनों ने ही उन्हें सिर्फ धोखा दिया। तो इन सब भयानक घटनाओं के बाद आखिर हुआ क्या? कहानी का अंत क्या है और ये हमें क्या सिखाती है? चलिए देखते हैं। परिवार और धर्म दोनों से मिले धोखे ने हरिहर काका को अंदर तक ऐसा तोड़ा कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। अब वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहते हैं, पुलिस की सुरक्षा में। और कहानी का अंत तो और भी डरावना है।
पूरे गांव में बस यही बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन काका की मौत होगी, उस दिन उनकी जमीन के लिए भाइयों और महंत के लोगों में जबरदस्त खूनी संघर्ष होगा। ये एक लाइन गांव में फैले डर और लालच को पूरी तरह से बयां कर देती है। अब हरिहर काका की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, सबकी नजर बस उनकी मौत और उनकी जमीन पर है। तो हरिहर काका की ये कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में पैसा, जमीन जायदाद हमारे रिश्तों से बड़े हो सकते हैं? ये कहानी एक चेतावनी की तरह है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तो इंसानियत और रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। इस बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास जमीन जायदाद तो है पर अपनी कहने के लिए कोई संतान नहीं। ऐसे में उसका सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? उसका अपना खून, उसका परिवार, या फिर धर्म और भगवान का घर। और क्या हो जब ये दोनों ही सहारे न रहकर सिर्फ उसकी संपत्ति के पीछे पड़ जाएं? आज हम इसी उलझन और कश्मकश को बहुत गहराई से समझेंगे। हम कक्षा 10वीं की हिंदी बी की किताब संचयन के पहले अध्याय हरिहर काका के प्रश्नोत्तर पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा तरीका भी बहुत सीधा साधा रहेगा। हम बारी बारी से अध्याय के सभी प्रश्न पूछेंगे और फिर उनके उत्तरों को कहानी के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। जी, तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। तो मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? जी, देखिए, कथावाचक और हरिहर काका का जो रिश्ता था वो सिर्फ पड़ोसियों वाला नहीं था, वो बहुत गहरा और आत्मीय था। और इसके मुख्य तौर पर 3 कारण समझ में आते हैं। पहला तो बहुत सीधा सा है कि हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। ठीक है, ये तो एक वजह हुई। दूसरी वजह थोड़ी भावनात्मक है। कथावाचक की माँ बताती थी कि जब कथावाचक बहुत छोटे थे तो हरिहर काका उन्हें बहुत प्यार करते थे। मतलब अपने कंधे पर बिठाकर घुमाना, एक पिता जैसा स्नेह देते थे। अच्छा, तो बचपन से एक जुड़ाव था। जी बिल्कुल। और तीसरा, जब कथावाचक बड़े हुए तो गांव में उनकी जो पहली दोस्ती हुई वो हरिहर काका से ही हुई। वो दोनों एक दूसरे से बिना किसी झिझक के खुलकर बातें करते थे। तो ये एक बहुत ही मजबूत रिश्ता था। सही बात है। अब मेरी बारी सवाल पूछने की। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? ये सवाल कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। हरिहर काका को दोनों एक जैसे इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था। और वो था उनकी 15 बीघे जमीन। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन हथियाना। देखिए, शुरू में तो भाइयों ने थोड़ी बहुत देखभाल की, लेकिन बहुत जल्द उनकी पत्नियों ने काका से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब महंत को ये बात पता चली तो वो काका को ठाकुरबाड़ी ले गया। वहां उनकी खूब सेवा की गई। लेकिन वो सेवा तो एक दिखावा थी। जी, उसका असली इरादा तो जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना था। और जब काका ने मना किया तो महंत ने क्या किया? उन्हें मारा, पीटा और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। ये तो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी थी। हाँ, और त्रासदी देखिए, बाद में भाइयों ने भी ठीक यही किया। वो भी काका को घर लाए, कुछ दिन सेवा की और फिर जमीन अपने नाम लिखवाने के लिए उन्होंने भी उन्हें मारा। हाँ, उन्होंने भी काका को मारा और जमीन अपने नाम करने की कोशिश की। तो दोनों ही पक्ष स्वार्थी थे। दोनों ने छल और बल दोनों का प्रयोग किया। इसीलिए काका के लिए महंत और भाइयों में कोई फर्क नहीं रह गया था। अब अगला सवाल मेरा। तीसरा प्रश्न, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? इससे गांव वालों की ईश्वर के प्रति जो गहरी आस्था है, भक्ति है और विश्वास है, उसका पता चलता है। मतलब एक भोलापन भी कह सकते। हाँ, एक तरह का भोलापन और गहरी धार्मिक मनोवृत्ति। वो मानते थे कि उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छी फसल हो या मुकदमे में जीत हो या फिर बेटी की शादी, सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जी, सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। तो ये उनकी धार्मिक और कह सकते हैं कि भोली मनोवृत्ति को दिखाता है। ठीक है, अब मेरी बारी। चौथा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। हरिहर काका भले ही अनपढ़ थे, पर उन्हें दुनियादारी की समझ, वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी थी। उन्हें लोगों की नीयत पढ़नी आती थी। सही कहा।
वो ये जान चुके थे कि जब तक जमीन उनके पास है तभी तक महंत और भाई दोनों उनका आदर कर रहे हैं। उन्होंने गांव में जरूर ऐसे और मामले देखे होंगे। जी, उन्हें उन लोगों का हश्र बहुत अच्छे से याद था जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद दूसरों के नाम कर दी थी और बाद में उनकी जिंदगी नरक बन गई थी। तो इसी समझ की वजह से उन्होंने ठान लिया था कि वो ये गलती नहीं करेंगे, जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। अब अगला प्रश्न मैं पूछती हूँ, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को महंत के इशारे पर ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत थे वो उठाकर ले गए थे। और वहां पहले तो उन्होंने काका को समझाया, फुसलाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो जबरदस्ती उनके हाथ पैर और मुंह बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। और फिर वो अंगूठे के निशान भी ले लिए? जी, सादे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। बहुत ही बुरा बर्ताव किया। चलिए, अब छठा प्रश्न, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? इस मामले पर तो पूरा गांव कह सकते हैं कि 2 गुटों में बंट गया था। 2 गुटों में? हाँ, एक गुट था जो परिवार वालों के पक्ष में था। उनका मानना था कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा है, तो जमीन पर पहला हक भाइयों का है। और दूसरा गुट महंत के साथ था। वो धर्म और परलोक की बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि काका को जमीन ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए, इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा, उनका नाम अमर होगा। मतलब वो सीधे बैकुंठ जाएंगे? हाँ, कुछ ऐसी बातें थीं। और इस बंटवारे का जो मुख्य कारण था वो था हरिहर काका का निसंतान होना और उनकी वो 15 बीघे उपजाऊ जमीन का लालच। असल में किसी को काका की चिंता नहीं थी, सबको जमीन की पड़ी थी। बिल्कुल। अब ये 7वां प्रश्न थोड़ा गहरा है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब तक इंसान मतलब सांसारिक मोह माया और अज्ञान में फंसा रहता है, उसे मृत्यु से डर लगता है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, हाँ, जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है और ये शरीर नश्वर है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। हरिहर काका अपने साथ हुए धोखे और अत्याचार के बाद वो इसी ज्ञान की स्थिति में पहुंच गए थे। मतलब उन्होंने एक तरह से सब कुछ देख लिया था। जी, उन्होंने सोच लिया था कि रोज रोज इस तरह घुट-घुट कर मरने से तो अच्छा है कि उनके भाई उन्हें एक ही बार में मार दें। लेकिन वो अपनी जमीन लिखकर अपनी और दुर्दशा नहीं करवाएंगे। वो मृत्यु का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। चलिए, अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इस कहानी के आधार पर अगर देखें तो समाज में रिश्ते वो स्वार्थ पर टिके हुए नजर आते हैं। मानवीय मूल्य कहीं खोते जा रहे हैं। वैसे तो रिश्ते हमें अपने पराये की पहचान कराते हैं, सुख दुख में साथ देने के लिए होते हैं। बिल्कुल, पर आज उन पर स्वार्थ हावी हो गया है। कहानी में महंत और भाई दोनों को काका के मरने का अफसोस नहीं है, उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो उन्हें मार क्यों नहीं पाए, ताकि जमीन का किस्सा ही खत्म हो जाए। जी, ये दिखाता है कि आज के दौर में धन दौलत को रिश्तों और इंसानियत से कहीं ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अब ये 9वां प्रश्न एक काल्पनिक स्थिति पर है। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो, तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? देखिए, अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि? पहला, सबसे पहले तो परिवार वालों को समझाएंगे, उन्हें उनके कर्तव्य का एहसास दिलाएंगे। दूसरा, उस बुजुर्ग के खाने पीने और रहने की जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित करेंगे। और कानूनी तौर पे? हाँ, वो तीसरा और सबसे जरूरी कदम है। पुलिस को धूर्त महंत जैसे लोगों के बारे में बताएंगे जो संपत्ति हड़पना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, मीडिया को सूचित करेंगे, ताकि उन पर एक सामाजिक दबाव बने। जी, ताकि उस असहाय व्यक्ति को न्याय मिल सके। और इसी से जुड़ा है हमारा आखिरी प्रश्न, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। यकीनन स्थिति बहुत अलग होती। मीडिया आज के समय में एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, ये तो है। अगर मीडिया होती तो हरिहर काका अपनी बात, अपने ऊपर हुए अत्याचार को पूरी दुनिया के सामने रख पाते। जो अंत में वो चुप हो गए थे, शायद वो अपनी आवाज वापस पा लेते। बिल्कुल, जनसंचार के माध्यम से उनकी कहानी घर घर पहुंचती, जिससे दोषियों पर एक जबरदस्त दबाव बनता। मीडिया उन्हें कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दिलवाने में भी मदद करती और शायद उन्हें उस मानसिक यंत्रणा और अकेलेपन से नहीं गुजरना पड़ता जिसमें वो जी रहे थे।
तो ये थे हरिहर काका से जुड़े कुछ अहम सवाल और उनके जवाब। ये कहानी सिर्फ एक सीधे साधे किसान की नहीं है, बल्कि ये रिश्तों के उस खोखलेपन को उजागर करती है जहां खून और धर्म दोनों का रिश्ता जमीन के एक टुकड़े के सामने बौना पड़ जाता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारा समाज बुजुर्गों की देखभाल के मामले में बदल रहा है। जहां संपत्ति एक सुरक्षा का साधन होनी चाहिए, वही उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कहानी कुछ दशक पहले लिखी गई थी। आज के इस दौर में जहां एकाकीपन और बढ़ा है, जहां संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, हाँ, तो क्या हरिहर काका जैसे बुजुर्गों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, या वो और भी ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं? सोचने वाली बात है।